हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में हम फंडामेंटल ड्यूटीज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी होने वाली है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, संघ सरकार। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे। और ये आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें 52 से 151 तक। और ये भाग 5 में आते हैं, पार्ट 5। और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट हो जाता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। इसमें आते हैं आर्टिकल 52 से 78 तक। अब कार्यपालिका में क्या क्या शामिल होता है? कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति, दूसरे होते हैं उपराष्ट्रपति, थर्ड है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, और फोर्थ है महान्यायवादी। तो ये 4 चीज हम कार्यपालिका में पढ़ते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका जो भी हमारे लॉ हैं, जो भी कानून हैं, उनको लागू करने का काम जो कार्यपालिका करती है। कार्य संचालन का काम एक तरह से हम कहें, कार्य संचालन का काम जो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा पार्ट आ जाता है विधायिका का। विधायिका में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 79 से 123, 79 टू 123। विधायिका में हमारी राज्यसभा और लोकसभा आती हैं, जो कानून बनाती हैं। लोकसभा जो कानून बनाती हैं वो हो जाएंगी लेजिस्लेचर विधायिका। तो इसमें हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी आती है हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका। इसमें आएंगे आर्टिकल 124 से 147 तक, और इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा आ जाता है केग, आर्टिकल 148 से 151 तक। तो ये 4 पार्ट हम पढ़ने वाले हैं यूनियन गवर्नमेंट में। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका से स्टार्ट करते हैं। कार्यपालिका में सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एग्जीक्यूटिव हम कार्यपालिका को स्टार्ट करें तो आर्टिकल 52 से 78, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ द कंट्री होता है। जो देश है उसका देश का सर्वोच्च जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक कौन है? भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। ये तो बेसिक सी बात है कि हेड ऑफ द कंट्री कौन होगा? प्रेसिडेंट, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल प्रेसिडेंट से संबंधित। सबसे पहले आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। इसमें कहा गया है देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में कहा है कि एक राष्ट्रपति होगा। फिर 53 में यह बताया है, आर्टिकल 53 में, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, कि संघ की जो सारी शक्तियां हैं, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये बताता है आर्टिकल 53। और इसमें ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस सर्विसेज का। जो भी हमारी रक्षा सेवाएं हैं उनके सर्वोच्च कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 और 53 हमने बात कर ली है, बहुत इजी आर्टिकल है। आर्टिकल 52 बताता है कि एक राष्ट्रपति होगा। 53 बताता है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और रक्षा सेवाओं के सुप्रीम कमांडर जो है, सर्वोच्च कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 54, आर्टिकल 54। इसमें बताया गया इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें जो भी जितने भी निर्वाचित हमारे एमपी हैं और जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और यूनियन टेरिटरीज के
जो यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेचर असेंबली होती है, विधानसभा, उसके भी निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसमें क्या क्या बताया गया, इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएज, एमपी हो जाएंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में हमारे राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेज आ जाते हैं, और एमएलए आ जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। तो हमारे एमपी और एमएलए जो हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब इसमें कौन कौन भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं या कौन भाग नहीं लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, राज्य विधानसभाओं के हों, वो निर्वाचन मंडल में होंगे। लेकिन जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य राज्यसभा में भी होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं, और राज्य विधानमंडल में भी होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होते हैं। तो जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर इसको बहुत इजी तरीके में समझा जाए तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर हो जाएंगे वो भाग लेंगे, और जो भी मनोनीत हैं वो भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य राज्यसभा के, लोकसभा के और राज्य विधानसभा के। और जो हमारी विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का कोई भी सदस्य है वो इसमें भाग नहीं लेता है। एक ये पॉइंट एक्स्ट्रा में ध्यान रखिएगा, जो विधान परिषद होती है, जो कि वर्तमान में 6 राज्यों में है अभी विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, तो सभी राज्यों का समान नेतृत्व जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं रहता, इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आर्टिकल 55 की बात करें, आर्टिकल 55 बताता है कि प्रेसिडेंट का निर्वाचन की तो आपने बात कर ली कि उसके चुनाव में कौन कौन शामिल होगा। अब चुनाव का तरीका क्या होगा, तो इसके निर्वाचन की पद्धति बताई गई है कि जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होंगे उनकी पद्धति कैसी होगी, उनका मैनर कैसा होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। चुनाव की पद्धति इसमें होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली प्लस एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम समझे डिटेल में कि ये जो आपने बताया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो इसका क्या मतलब है। तो इसमें ये है कि जैसे अपन आम तौर पर चुनाव करते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हाँ हमें किस पार्टी को वोट देना है, उसको हमने वोट दे दिया, बात खत्म, दूसरे को हम कोई वोट नहीं देते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है जितने भी कैंडिडेट उसमें पार्ट लेते हैं, हम ये समझ लें कि 3 कैंडिडेट हैं, ए बी और सी। अगर ये भाग ले रहे हैं तो जो भी बैलेट पेपर होगा उसमें तीनों के नाम लिखे रहते हैं, ए बी सी के। अब इसमें आपको प्रायोरिटी के आधार पे इनको नंबर देने होते हैं कि आप किस मेंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, किसको दूसरी देते हैं, किसको तीसरी देते हैं। ये ए बी सी 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए, इनमें से जैसे ए को किसी ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, किसी ने बी को सेकंड पे रखा और सी को थर्ड पे रखा, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इन दोनों को बराबर बराबर वोट मिल जाते हैं, 1 और 2 को। हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इनको 50-50 वोट मिलते हैं दोनों को, और सी को 25 वोट मिल रहे हैं, तो सी सबसे पहले बाहर हो जाएगा। सी क्या हुआ, सी बाहर हो गया। अब जो सी को जो 25 वोट मिले थे, इनको दोबारा ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब जो 25 लोग जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, उनमें से 15 लोगों ने ए को फर्स्ट नंबर पे रखा है और 10 लोगों ने बी को फर्स्ट नंबर पे रखा है। तो ये जो 15 वोट हैं ये ए के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और ये जो 10 वोट हैं ये बी के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो ए के टोटल वोट हो जाएंगे 65 और बी के होंगे 60। तो इसमें
ए जो है उसको फिर राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो इसमें क्या वोट का ट्रांसफर हो रहा है। बाकी जो अपने आम चुनाव होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें आपने एक बार वोट दे दिया, जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है वो वोट उसी के पास जाता है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, आपका वोट ट्रांसफर किया जाता है। अगर जिसको आपने वोट दिया है वो अगर चुनाव से बाहर हो रहा है तो उसके जो वोट हैं वो फिर जो कैंडिडेट बचते हैं उनमें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो गया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें सीक्रेट बैलेट पे चुनाव होते हैं, क्योंकि जो आपका बैलेट पेपर होता है वो सीक्रेट होता है, और इसमें जो है राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें व्हिप जारी नहीं कर सकती है पार्टी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अगर कोई पर्सन खड़ा हो रहा है चुनाव में तो उसके पास पहले 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक, ये इसके लिए कंडीशन है। पहले चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए आपके पास 50 तो ऐसे सदस्य होने चाहिए जो आपके लिए प्रस्ताव रखें कि हाँ इनको राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा होना चाहिए, और 50 जो है फिर उसका अनुमोदन करे। तो ये 4 पॉइंट हो गए इलेक्शन से रिलेटेड। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, सीक्रेट बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं, व्हिप जारी नहीं होती है, और 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होते हैं। अब इसमें रिक्वायर्ड वोट कितने होते हैं राष्ट्रपति की जीत के लिए, आपको कितने वोट चाहिए होंगे? तो आपको इसमें चाहिए n/n+1, n यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट, कि कितने वोट आपको, कितने वोट जो हैं वो टोटल वोट हैं, अपॉन में जो स्मॉल n है वो दर्शाता है कि कितनी सीट पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, +1 और +1। तो राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल वोट जितने भी होंगे वो 100% होंगे। मतलब एक पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है तो 1 +1 और +1, तो 50% +1, तो 50% वोट और +1 जिसको मिल गया वो राष्ट्रपति जो उम्मीदवार होगा वो जीत जाएगा। कितने वोट चाहिए? n/n+1+1। अब इसमें एमएलए के वोट की वैल्यू और एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है इसके चुनाव में, वो हम बात कर लेते हैं। तो एमएलए के वोट की वैल्यू होती है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, कि राज्य की जनसंख्या 1971 में कितनी जनसंख्या थी, और वहां से टोटल जो एमएलए वो कितने निर्वाचित होके आते हैं, और इनको में हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाती है एमएलए की वोट की वैल्यू। सबसे ज्यादा एमएलए की वोट की वैल्यू है यूपी में। जो यूपी के एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू सबसे ज्यादा है 208 यूपी में, और जो सिक्किम के एमएलए हैं उनकी सबसे कम है, उनकी है 7 वोट वैल्यू। और एमपी की वोट वैल्यू क्या होती है? टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपीज, एमएलए जितने भी एमएलए हैं उनके सभी मतों का कुल मूल्य अपॉन में जितने भी टोटल निर्वाचित एमपी हैं उसको उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो एक एमपी के वोट वैल्यू आती है 708, एमपी की वोट वैल्यू होती है 708। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 55। नेक्स्ट हम आगे बढ़े हैं तो हमारा आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 बताता है टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, 5 वर्ष शपथ ग्रहण करने के बाद से, जिस दिन राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की है उससे काउंट करके 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। 5 ईयर फ्रॉम टेकिंग ओथ। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को सूचित भी करेगा। जो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं उनको सूचित करने के बाद उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। और यदि उपराष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो वो देते हैं सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये उनके कार्यकाल और त्याग पत्र से संबंधित हमने बात कर ली। आर्टिकल 56 हो गया ये हमारा। आर्टिकल 57 बताता है री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन
हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड, कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। इस पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी जो पर्सन है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। जबकि अमेरिका में ये फिक्स है, राष्ट्रपति में 2 बार आप सिर्फ राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि आप कितने साल तक, 8 साल तक। वहां पे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, तो आप 8 साल तक जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति रह सकते हैं, उससे अधिक नहीं रह सकते। ये हो गया आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 की बात करें, आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो बताई गई है आर्टिकल 58 में। तो सबसे पहले कंडीशन, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो कंपलसरी है ही है। आप भारत के सबसे पहले सर्वोच्च पोस्ट पे जाके बैठ रहे हैं, तो आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और राष्ट्रपति जो हमारे पहले नागरिक होते हैं देश के। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लियो, यानी कि मिनिमम एज, न्यूनतम आयु कितनी हो गई, 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। इलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य वो निर्वाचित हो सकता है, उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए। और लास्ट है कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए। ये हो गया आर्टिकल 58। आर्टिकल 59 है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कि प्रेसिडेंट पद की शर्तें क्या है, कुछ कंडीशन बताई गई हैं पद की शर्तें आर्टिकल 59 में। इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि वो किसी भी सदन का सदस्य है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अगर उम्मीदवार के लिए वो खड़ा होना चाहता है, तो उसको पहले अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा है कि जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते मिलते हैं, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं, वो उसके कार्यकाल के दौरान उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। कि मान लो किसी को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, उस समय उसकी सैलरी 1 लाख थी, तो जब तक वो 5 साल तक कार्यकाल में रहेंगे, तब तक उनकी सैलरी को आप कम नहीं कर सकते। और और भी कोई जो अलाउंस मिल रहे हैं, वो भी आप उनमें कटौती नहीं कर सकते। तो ये है आर्टिकल 59। प्रेसिडेंट शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वो पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए। एम्यूलमेंट एंड अलावेंस शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म, कि उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी वेतन भत्ते जो हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 60 बताता है ओथ बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तो उनको शपथ दिलाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वो शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान और विधि, संविधान कि भारत का जो संविधान है और विधि है उसके परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 60 हो गया शपथ से रिलेटेड। अब आर्टिकल 61 है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग क्या है, महाभियोग है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना ही महाभियोग कहलाता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है वो बताई गई है आर्टिकल 61 में। अब आपको इम्पीचमेंट लाना है, प्रेसिडेंट पे महाभियोग लेके आना है, तो सबसे उसका कारण होना चाहिए। उसके लिए कारण है कि यदि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है या संविधान का उल्लंघन किया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। और राष्ट्रपति के महाभियोग में सारे एमपी, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड प्लस
नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड चुनाव में, इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया में, इम्पीचमेंट में वो भाग लेते हैं। तो सबसे पहले तो कौन कौन भाग लेंगे? जितने भी एमपी है हमारे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो सभी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कारण है कि यदि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो उस पर महाभियोग लाया जाता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है वो हम देख लेते हैं। तो महाभियोग लाने के लिए सबसे पहले तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। 14 दिन का नोटिस, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा और किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी ला सकते हैं या राज्यसभा में भी ला सकते हैं, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और जिस भी सदन में ला रहे हैं, हम ये मान लें कि लोकसभा के लोग जो हैं उनको ये लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है और वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहते हैं। तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, लोकसभा के 1/4 सदस्य प्रस्ताव बनाकर उस पर साइन करेंगे और वो प्रस्ताव पेश किया जाता है। 1/4 सदस्य जो है, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, 1/4 सदस्य साइन करके प्रस्ताव पेश करेंगे। उसके बाद पहले सदन में उस पर आरोप लग रहे हैं, तो पहला सदन हमारा क्या है कि लोकसभा में लाया गया है प्रस्ताव, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो आरोप लगाते हैं और इसके 2/3 सदस्य, लोकसभा के 2/3 सदस्य यानी कि विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पास करना होता है। और लोकसभा में अगर ये पास हो गया विशेष बहुमत से, उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के लोग जो है, सदस्य हैं, वो पहले जो एलिगेशन लगाए गए हैं प्रेसिडेंट पे, वो पहले उनकी जांच करता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। और जब ये जांच चल रही होती है उस समय राष्ट्रपति या तो खुद या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर जो है वो अपना पक्ष रख सकते हैं। तो राज्यसभा क्या करेगा? आरोपों की जांच करेगा, पहले आरोपों की जांच करेगा कि सही है या गलत है। अगर राज्यसभा को लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, तो राज्यसभा के सदस्य भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देंगे। यानी कि महाभियोग जो लाया जाता है राष्ट्रपति का, उसमें हमें वो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, विशेष बहुमत से हमें प्रस्ताव पेश करना होता है। और जब दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। और जो इम्पीचमेंट है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें भी जांच की जा रही है आरोपों की, लेकिन जांच कर कौन रहा है? पार्लियामेंट, जबकि ये काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसको हम एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। इसमें आपने न्याय की प्रक्रिया तो अपनाई है, लेकिन काम जो है वो आपकी जो विधायिका है वो ये काम कर रही है, तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये हो गया आर्टिकल 61। आर्टिकल 62 की ओर बात करेंगे हम आज की क्लास में। तो आर्टिकल 62 हमारा बताता है इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसको कैसे भरा जाएगा, इसको बताता है आर्टिकल 62। तो आर्टिकल 62 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति को चुन लिया जाना चाहिए। जो भी नेक्स्ट राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो जाना चाहिए। दूसरा है कि यदि ऐसा नहीं होता है, किसी भी कारणवश अगर समय पर चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो ही अगले राष्ट्रपति के चुनाव होने तक पद पर रहेंगे। और तीसरा है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए किसी भी कारणवश, चाहे वो त्याग पत्र दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए या महाभियोग से उनको हटा दिया जाए, यही कंडीशन हो सकती है, तो अगले राष्ट्रपति के चुनाव में भी त्याग पत्र तो कभी भी दे सकता है, किसी की मृत्यु भी कभी भी हो सकती है। तो इसमें तो चुनाव बाद में ही होंगे। तो जब जब चुनाव नहीं होंगे तब तक राष्ट्रपति का काम कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति। और इसमें भी मैक्सिमम टाइम लिमिट दी गई है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव करवा लेने हैं। यही इसमें कहा गया है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, अभी वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले आप चुनाव करवा लो।
इफ दिस इज नॉट डन देन द करंट प्रेसिडेंट शेल रिमेन ऑन पोस्ट टिल द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। यदि ऐसा नहीं होता है तो जब तक अगले राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होते तब तक वर्तमान वाले राष्ट्रपति ही पद पर रहेंगे। और लास्ट है, इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेकेटेड, डेथ, इम्पीचमेंट और रेजिग्नेशन, देन द नेक्स्ट प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी भी कारणवश तो 6 महीने के अंदर अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति से संबंधित हमने आर्टिकल देख लिए हैं आज 62 तक। 63 से हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, तो उनको लेके हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।